हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल का है, जिसमें इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाया था कि किस तरह से जो फूड होता है वो हमारा स्टमक में आता है और वहाँ पे ये डाइजेस्ट होता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे लीवर और पैंक्रियास से बहुत सारे जूसेस निकलते, सीक्रेट्स होते हैं और उनके द्वारा क्या होता है कि फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। और ये जो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर में, और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो हो गया इसका डाइजेशन। उसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए हैं, पर इसका जो डाइजेशन के बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। अब ये जो digested food थे, अब ये कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन की वॉल में जाएंगे और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके इन फूड्स को क्या करेंगे कि जो आपके जो बाकी की जो सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और आगे जो भी फंक्शनिंग हमारे बॉडी में होती है उसके लिए क्या देंगे, इनको एनर्जी देंगे। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं आप इनको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे छोटी छोटी पतली पतली क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, बॉडी में फैली होती हैं, और जो हमारा ब्लड होता है इन्हीं पाइप्स से होते हुए हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, फैलता है। और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो डाइजेस्टेड फूड इन्हीं ब्लड वेसल्स से होते हुए हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचती है और फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वो डाइजेस्टेड फूड पास जो होते हैं उसको पास होने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब क्या है, अब है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। अब जो हमारे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर की दीवार में, वॉल में, अंदर की परत में बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। एक आउटग्रोथ होती है और ये होती है सिंगुलर जो होते हैं विलस कहलाते हैं। मतलब कि जो विली है वो बहुत सारी जो प्लूरल फॉर्म है उसका, और विलस जो है उसका सिंगुलर फॉर्म है। कैन यू गैसेस व्हाट द रोल ऑफ द विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप गैस कर सकते हो कि जो ये विली है इसका क्या काम है हमारे इंटेस्टाइन में। तो आइए देखते हैं क्या काम है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो विली है वो क्या करती है, फूड का तो एब्जॉर्प्शन करती ही करती है, साथ में और वो क्या करती है, वो उसके सरफेस एरिया को क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से डाइजेशन क्या होता है, ईजिली हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं अब हम कि इसका जो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये जो विली है इसके अंदर बहुत सारे अगर एक विली की बात करें, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। और विली क्या करती है, जो इंटेस्टाइन है उसका जो एरिया है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और यहाँ पे फिर से ये जो वर्ड आया आपका विलस, विलस माने कि जो एक विली का स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो एक स्ट्रक्चर है
उस एक सिंगल स्ट्रक्चर में बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो उसके सरफेस से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। और ये जो विली है इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो भी होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये जो हमारे हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. अब यहाँ पे जो आपका एक वर्ड आया वो क्या कहलाया, assimilation। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा पहले यहाँ पे हम विली के बारे में पढ़ लें। यहाँ पे हमारा ये लिखा है कि जो सरफेस एरिया है विली का, वो क्या किया कि सबसे पहले उसने जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके बाद वो ब्लड वेसल्स को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। और ये जो ब्लड वेसल है वो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती है। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करेंगे कि बॉडी में जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हमें कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर, और देन उसके बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब आगे ये प्रोसेस जाती है तो जो ग्लूकोज है वो कहाँ गया, वो विली के अंदर गया, विली से ब्लड वेसल्स किसको दे देगी, सेल्स को दे देगी। अब ये सेल्स इसको यूज़ करके क्या करेगा, एनर्जी बॉडी को देगा। अब इस एनर्जी के द्वारा जो हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे कि रेस्पिरेशन और भी बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उन सभी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। पर डायरेक्ट तो फूड से मिलेगा नहीं कि हमने फूड खाया और हमें एनर्जी मिल गई, नहीं। फूड क्या होता है, वो डाइजेस्ट होने के लिए जाता है, और आफ्टर डाइजेशन ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ही ग्लूकोज हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म आया है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब जो फूड मॉलिक्यूल्स थे, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, जब वो बॉडी के द्वारा डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपका विली का जो सरफेस एरिया होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पे एंड जो मटेरियल है वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ से वो क्या होता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर बॉडी के अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होके वो क्या करता है, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको बनाता है। डैट मीन्स कि अगर बॉडी में कहीं भी रिपेयर का काम है, एनर्जी है, उन सभी को वो क्या करता है, बिल्ड करता है, बनाता है। तो इस तरह से प्रोटीन की भी जहाँ पे ज़रूरत होती है वो भी उसको रिक्वायर्ड करता है। तो बॉडी में जिस जगह पे जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, डैट मीन्स कि जब वो एब्जॉर्ब करता है विली, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग बॉडी पार्ट में वो पहुंचाया जाता है। जिस बॉडी में जिस जगह पे जिस भी प्रोटीन, फैट्स या ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो सेल्स के द्वारा क्या होता है, वहाँ पे पहुँच जाता है, और सेल्स को रिपेयर करने का भी काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाया आपका एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है कि व्हाट इज़ एसिमिलेशन। नेक्स्ट, in the cell glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। अब ये जो ग्लूकोज होता है
जिसको मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, शुगर में, और शुगर फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो अब ग्लूकोज का भी जो ब्रेक डाउन होता है, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, तो लेकिन ये एनर्जी सिर्फ ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगी, तो कैसे मिलेगी? ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। पर ब्रेक डाउन किस में होता है? वो होता है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेट और वाटर, और देन क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो जो ग्लूकोज है उसका जो ब्रेक डाउन है वो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब यही एनर्जी कहाँ जाती है, हमारे बॉडी में जाती है, जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, लेकिन आगे के चैप्टर में जो रिस्पिरेशन का चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ेंगे कि विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो वो जो विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो सेलुलर रिस्पिरेशन कहलाते हैं, और उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, बॉडी के फंक्शनिंग में यूज़ होती है। द फूड डैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटायर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो यहाँ पे भी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया या डिसॉल्व नहीं हो पाया वो कहाँ इसके बाद जाता है, वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, यहाँ पे अब फूड पहले कहाँ आया, एसोफेगस, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद वहाँ पे उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद वो कहाँ आया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लास्ट में वो कहाँ आता है, वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो मेन जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कुछ वाटर और सॉल्ट्स, मिनरल्स कुछ रह जाते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये कितना होता है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और ये 1.5 मीटर लेंथ का होता है। आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, याद है आपको? यस, यू आर राइट, 7.5 मीटर। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या वो याद है आपको कि वो कितनी बड़ी होती है? नहीं, तो वो है आपकी 9 मीटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बक्कल कैविटी से लेके एनस तक की होती है, और वो होती है 9 मीटर की, जिसमें से 7.5 मीटर होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और 1.5 मीटर हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। Its function is to absorb water and some salt from the undigested food and materials। अब जो हमारा undigested फूड होता है, मतलब डाइजेशन के बाद कुछ खाना जो पच नहीं पाता है, उनको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसका क्या होता है, इसमें भी कुछ वाटर और सॉल्ट्स इसमें मिले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। The remaining waste passes into the rectum and remain there as semi-solid feces। और इसके बाद ये क्या होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, जो अब हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है वो सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में आपके एनस से, रेक्टम से होते हुए ये बाहर निकल जाता है। द फेसल मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस कॉल्ड इजेशन। अब इस तरह से जो भी फेसल मटेरियल होता है वो एनस के द्वारा टाइम टाइम पे क्या होता है, पास कर दिया जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है।
तो ये जो प्रोसेस है फेशियल मटेरियल का बाहर निकलना, वो कहलाता है एजेशन। ठीक, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि व्हाट इज एजेशन। तो एजेशन के लिए हम यहाँ से लिख देंगे कि द फेशियल मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपके बाद मैंने इसको यहाँ पे आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुए जो स्टार्टिंग से थे आपके, कि कैसे हम भोजन को निगलते हैं, जो जिसे हम कहते हैं एजिशन। उसके बाद वो स्टमक में पहुंचा, जहाँ पे उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। उसके बाद वो यहाँ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, वहाँ पे भी उसका डाइजेशन हुआ कुछ एंजाइम्स के द्वारा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही यहाँ पे क्या हुआ, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस हुआ और फिर एजिशन हुआ। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजिशन, इगेशन, ये सारे ही बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिन पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में यहाँ पे इस पॉइंट्स में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।